आसान नाज़रीन किराम, लगता है कि इलेक्शन की कुछ न कुछ फ़ज़ा बनती जा रही है। बनती जा रही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि पार्टियाँ आपस में राब्ते कर रही हैं। मुस्लिम लीग जा रही है, MQM से मिल रही है, MQM वाले उनसे राब्ते कर रहे हैं, उस पर पीपल्स पार्टी कोई अपना रिएक्शन दे रही है। पीपल्स पार्टी वैसे भी रिएक्शन दे रही है, वो कहती है कि गोया जो मुस्लिम लीग को वो कहती किंग्स पार्टी है, यूँ कह रही है कि उसके लिए मैदान साफ़ किया जा रहा है, हमवार किया जा रहा है। कि केप कहती है हम उनको बनने नहीं देंगे नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म तो बिलावल होंगे वगैरह वगैरह, इस तरह की बातें हो रही हैं। इलेक्शन में होती हैं, ये दुश्मनियाँ नहीं हैं, ये उस तरह की मुखालफतें नहीं हैं, लेकिन इलेक्शन में ऐसी बात होती भी है। बलूचिस्तान में कुछ अफराद हैं, बाप है, दूसरी पार्टियाँ हैं, लश्कर ईसानी हैं और दूसरे लोग हैं, वो अब अपने बदल रहे हैं, कुछ अपने आप को शो भी कर रहे हैं, दिखा रहा है कि कुछ बलूचिस्तान में भी हो रहा है। ये सारे नक्शे दिखाई देते हैं। इससे ये लगता है कि शायद कुछ इलेक्शन के लिए जो जोड़ तोड़ होती है, ऊंच नीच होती है, उसका आगाज़ हुआ है। अभी वो फ़ज़ा नहीं बनी जिसे हम इलेक्शन की फ़ज़ा कहते हैं, जिसमें बहुत कुछ हुआ करता है, बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत कुछ सुना जाता है। लेकिन इलेक्शन में ये समझना कि पार्टियाँ जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ ना सही अलग अलग इलेक्शन लड़ रही हों, वो कोई ऐसी बात ना करेंगी जो नज़र आती हो कि एक दूसरे की मुखालफत में नहीं है, वो ऐसा नहीं हुआ करता। लेकिन इसको हम उस तरह की दुश्मनियाँ नहीं गिना करते, और ना मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून वाले यहाँ कहते हैं, ना पीपल्स पार्टी वाले, कम अज़ कम पंजाब में तो पीपल्स पार्टी वाले इस तरह लहजा इख्तियार नहीं करते कि जैसे उनकी नून लीग से कोई दुश्मनी है, और ज़ाहिर करते हैं कि ये पार्टी के साथ हम मुखालफत पर इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अब काफ लीग के काफ लीग कह रहा हूँ, अगर सचमुच MQM का इत्तेहाद हो जाता है मुस्लिम लीग नून के साथ और फिर GDA उनसे मिल जाती है, तो फिर क्या नक्शा बनता है, क्या दिखाई देता है? सारा कुछ जो हो रहा है, क्या अब हम समझ लें कि इलेक्शन के लिए फ़ज़ाज भी साजगार हो रही है और इसके नतीजे के तौर पर मुल्क की सूरत हाल बेहतर होगी? ये दूसरी बात ज़्यादा अहम है। इलेक्शन होना अहम नहीं है, बल्कि असल चीज़ ये अहम है कि मुल्क की समत उस तरफ चलती है जहां हमें एक बेहतरी की उम्मीद पैदा हो। इलेक्शन के बाद भी अगर हमें लड़ना है, इलेक्शन के बाद भी हमारी मईशत को ख़राब होना है, इलेक्शन के बाद भी टेररिज्म होना है, इलेक्शन के बाद भी हमने एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने, तो फिर तो कोई बात नहीं बनती। इस सारी सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करते हैं। अभी वो फ़ज़ा गर्म नहीं हुई कि हम ज़्यादा सियासी गुफ्तगूएँ कर सकें। कुछ और मामला भी थे जिन पर हम बात कर सकते थे। मुज़ाहिर नकवी का मसला है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उन्होंने का जो मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश हुआ है, कुछ और मामला भी हैं, लेकिन बेसिकली हम इस पर गुफ्तगू करेंगे कि इलेक्शन की फ़ज़ा क्या पैदा होना शुरू हो गई है। ये जो इख्तलाफी बातें आना शुरू हुई हैं, इसको हम खुशगवार समझें इस लिहाज से कि ये शो करती हैं कि इलेक्शन सामने नज़र आ रहे हैं। आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब मौजूद होंगे जी, मौजूद हैं, होंगे क्या, मौजूद हैं इस वक्त, होंगे मेरे मुंह से इसलिए निकला कि वो फ़ौरन अभी पहुँचे हैं। और सेंटर ताज हैदर साहब कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। अभी मैं इनसे गुफ्तगू कर रहा था, ये हमारे पुराने साथी हैं, इनसे हमारा ताल्लुक़ सियासत से कम और मैं ये कहूँ दानिश्वरी से ज़्यादा है। मैं ख़ुद को दानिश्वर नहीं कह रहा, बल्कि इनका तो पूरा खानवादा दानिश्वरी का एक अलामत है जी। सेंटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और बहुत मुमताज़ रहनुमा हैं। महमूद मौलवी साहब हैं, बहुत हम पुराने इनसे वाक़फ़कार भी हैं, ये तहरीक इस्तेहकाम पार्टी के रहनुमा हैं। इनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे, इनकी राय भी जानेंगे और मालूम करेंगे ये क्या कहना था। ताज हैदर साहब, मैं पहले आपसे ही पूछना चाहता हूँ, आप पुराने साथी हैं मुस्लिम लीग के भी, दूसरे लोगों के भी, लेकिन मुझे पता है कि आपकी सियासत पार्टीजन की बजाय नज़रियाती ज़्यादा होती है। आप क्या महसूस करते हैं, ये इलेक्शन होना हमारे लिए कुछ बेहतरी के इम्कान पैदा हो रहे हैं? ज़रा सा वाज़ेह नहीं है, आवाज़ कट रही है जी जी। तो अगर कुछ बेहतरी आ सके या आप दोहरा सकें इस सवाल को। मैं ही कह रहा हूँ कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसको हम समझें कि पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी के इम्कान पैदा हो रहे हैं। आप अगर एक दूसरे के बारे में बयान दे भी रहे हैं तो ये इस बात की निशानी है कि इलेक्शन हो रहे हैं। मैं उसको पॉजिटिवली इस तरह ले रहा हूँ, इस तरह नहीं ले रहा कि पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, बल्कि ये ले रहा हूँ कि गोया इलेक्शन अब सर पे खड़ा है। तो आपको कुछ नज़र आता है कि कुछ मुल्क में बेहतरी के निशान पैदा हो रहे हैं? देखिए, मुख्तलिफ सियासी जमातें अपना अपना मंशूर लेके अवाम के पास जाएंगी और उस मंशूर को
عوام کے سامنے رکھیں گی, اپنی کارکردگی بھی لے کے جائیں گی کہ صاحب ہم نے یہ کیا ہے, اور اگر عوام اس سے متفق ہیں, عوام کی اکثریت, تو پھر ان کو موقع ملے گا. لیکن اس میں جواب دہی عوام کی طرف ہوگی. یعنی میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر اداروں کی مداخلت ہوئی تو, یا بیرون ملک سے مداخلت ہوئی جو مالیاتی سامراج ہے یا دوسری چیزیں, تو پھر آپ ان کو جوابدار ہوتے ہیں. لیکن عوام کی سپورٹ سے اگر آپ آئے تو پھر ایک, معاف کیجیے انگریزی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, پیپل سینٹرک اپروچ آپ کی ہوتی ہے کہ نہیں, جو چیزیں عوام کے مفاد میں وہ کی جائیں اور وہی منشور کے اندر رکھی جائیں. اچھا, اب یہ میں نہیں کہہ رہا, برٹرن رسل نے کہا ہے کہ ریاست ہمیشہ اشرافیہ کے لیے کام کرتی ہے. اچھا تو اب یہ کہ ریاست تو اشرافیہ کے لیے کام کرتی ہے, لیکن عوام کے نمائندوں کا یہ فرض بن جاتا ہے, اگر عوام کے ووٹ سے آتے ہیں, کہ وہ عوام کے مفادات کی پاسداری کریں اور یہ خیال رکھیں کہ جوابدار وہ عوام کو ہیں. تو انتخابات اگر ہوتے ہیں تو اس میں بہتری کی ضرورت نہیں ہے, بشرطے کہ کچھ باہر کے لوگوں کی مداخلت اس میں نہ ہو. ٹھیک بات ہے آپ کی. یہ ڈاکٹر صاحب پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں, باقی دو ساتھیوں سے بعد میں پوچھتا ہوں. یہ کہتے ہیں اچھی بات انہوں نے برٹرن رسل کو کوٹ کیا ہے کہ ریاست ہمیشہ اشرافیہ کے مفاد میں کام کرتی ہے, لیکن عوام کے مفاد میں کام کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے, ان کے منتخب نمائندوں کا کام ہے, وہ کرتے ہیں. یہ پرانی لڑائی جو کہ ڈیموکریسی کے حوالے سے بھی انگلستان میں خاص طور پہ چلی اور دنیا میں چلتی رہتی ہے. آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہم اب جس طرح ہم تجزیہ کرتے ہیں پاکستان میں, اس کے ریفرنس حوالے سے کچھ یہ بات بامانی برتی ہے؟ کوئی کیا صورتیں نظر آتی ہے آپ کو یہاں؟ سر دیکھیے, جیسے سینیٹر تاج حیدر صاحب نے کہا, اصل بات تو یہی ہے, ریاست بیسیکلی اشرافیہ کی مفادات کو ہی دیکھتی ہے. اسی وجہ سے پھر میگنا کارٹا کرنا پڑتے ہیں, اسی وجہ سے پھر وہاں سے پارلیمنٹ کی جو ہے گنجائش نکالنا پڑتی ہے تاکہ عوام کی رسائی اپنے نمائندوں کے ذریعے ہو سکے ریاست کے اہم فیصلوں تک, اس کے اہم پالیسیز تک, اور عوام کے نمائندے اس کو چلا سکیں. تو اگر عوام کے نمائندے وہاں پہ جیسے کہتے ہیں کہ درست طور پر جو عوام کے نمائندے ہیں درست انتخابات کے نتیجے میں وہ منتخب ہوتے ہیں, اگر وہ وہاں تک نہیں پہنچیں گے تو پھر یہ جو اوریجنل پرپز ہے یہ پھر سے شکست خوردہ ہو کے رہ جائے گا. اور ہمارے یہاں جس جمہوریت کی ہم بات کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ پرپز ٹائم اینڈ اگین الیکشن کی پروسیس سے گزرنے کے باوجود یہ آلودہ ہی رہتا ہے. اس پہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی شکوک کی جو ایک دبیز چادر ہے وہ اس کے اوپر آ جاتی ہے. اور ابھی بھی آپ جو بات کر رہے تھے کہ الیکشن کی تیاری شروع ہوئی ہے, تو اگر آپ اس کو بعدی نظر میں اور ماضی کے ساتھ کمپیئر کریں تو الیکشن کی تیاری سے زیادہ الیکشن کے نتائج کی تیاری شروع ہوئی ہے. کیونکہ کچھ جو پارٹیز ہیں ان کے متعلق یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی کے کہنے سننے میں ہیں, اور وہ جب کسی کے ساتھ اتحاد بناتی ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو پلینگ فیلڈ لیول ہے وہ ان کے لیے زیادہ اچھا بلڈوزر لگا کے لیول کر دی گئی ہے. تو اس وجہ سے یہ تھوڑی سی اس سے تشکیک پیدا ہوتی ہے. چیزوں کو خود بخود چلنے دیا جانا چاہیے. ایک تو اس سے جو سیاسی ادارے ہیں ان میں ایک تقویت آتی ہے, ان میں خود اعتمادی آتی ہے, اور یہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے دنیا کے تجربے سے کہ سیاست جب خود اعتمادی اس کے اندر آتی ہے تو ریاست کو بھی اس کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک بات. پاکستان میں بھی اگر آپ ٹیررزم کے اس میں تناظر میں دیکھیں, جب سیاسی حکومت نے اس کی ذمہ داری یا اس کی جو بوجھ اپنے اوپر لیا ہے یا اس کو انڈر رائٹ کیا ہے, تب وہ آپریشن زیادہ کامیاب ہوا. تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ بغیر ڈرے عوام کی رائے پر بھروسہ کرتے ہوئے پراپر انتخابات کی طرف ہمیں چلنا چاہیے, اور یہ نہ نظر آئے کہ کسی خاص نتائج کی جو ہے جنرل ضیاء صاحب کے بقول مثبت نتائج کی پہلے سے کوئی تیاری کی. جی سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب, آپ کی پارٹی پر الزام لگتا ہے کہ آپ کنگز پارٹی بنتے جا رہے ہو. تاج حیدر صاحب نے تو یہ الزام نہیں لگایا, انہوں نے بڑی مہربانی کی اور اصولی بات ہی کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا جو اتحاد ہو رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ اتحاد ان لوگوں سے ہو رہا ہے جو عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہوا کرتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی اس وقت ایون پلینگ گراؤنڈ فیلڈ آپ کو مل رہا ہے, یا سچ مچ جو الزام آپ پہ لگ رہا ہے
उसके कोई माने भी हैं? देखिए जी, हम तो जमहूरी लोग हैं, हम तो इलेक्शन लड़ेंगे। कई पार्टी से हमारे खराब चल भी रहे हैं, बिहाइंड द डोर चल रहे हैं, और कई से हम बलूचिस्तान के लोग हमसे मिल भी रहे हैं। तो जोड़ तोड़ शुरू है। इस पे ये इल्जाम लगाना कि जी फलां पार्टी चूंकि इत्तेहाद किया है, कह रहे उस पार्टी को हमारे से कोई मफाद होगा, हमें भी कुछ मफाद होगा, तो फिर इसलिए इत्तेहाद हुआ है। तो वो ये कहना कि चूंकि जो वो पार्टी गालिबन का इशारा एमक्यूएम की तरफ है, चूंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक है, तो उनके कहने पे ये कर रही है। हालांकि हमारे यहाँ ऐसी कोई सोच नहीं है। वो खुद चल के हमारे पास आए और उन्होंने इत्तेहाद की बात की, तो उस चीज को हमने एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमें भी सिंध में सपोर्ट की जरूरत तो है। अगर एमक्यूएम कुछ भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहती है तो बिल्कुल हमने उसको वेलकम किया। हम तो देखो तो पीपल्स पार्टी से भी एक साथ बैठने को भी तैयार है। वो ये समझ जाए कि पीपल्स पार्टी जो है हमारे लिए कोई ऐसे शजर ममनू तो नहीं है, हमारी सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। कई अभी तो गेम शुरू, तैयारियां शुरू है। अभी ये ठीक है बात आपकी, अब गेम शुरू हुई है। पॉसिबिलिटीज अभी तो ये है कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, अभी तो पक्की बात तो कोई नहीं है। 12 इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन इस मुल्क के मसाइल का हल है। मुल्क में जो सियासी बेचैनी फैली हुई है और हमारे जो मुआशी सिस्टम जो बड़ा डिस्टर्ब हुआ है, उसका जो इलाज है वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन में है। और जब तक वो यानी कि ऐसे इलेक्शन हो जो क्रेडिबल हो, इसमें तमाम सियासी पार्टी जो है वो एक्सेप्ट करें, तो जाके तो फिर हमारे मुल्क में कुछ स्टेबिलिटी आएगी और हमारा मुल्क आगे बढ़ेगा। और मैं बड़े हैरान हूँ कि कुछ लोग हमारे तजिएकार अभी से एक किस्म की उनकी आइडियो सर्कुलेट कर रही हैं कि ये तो ये ऐसे हो रहा है तो रिजल्ट कोई नहीं मानेगा, ये होगा। मेरे ख्याल में उनको जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, पाकिस्तान पे के लिए मेहरबानी करनी चाहिए और पाकिस्तानी कौम पे रहम करना चाहिए और इस तरह की अफवाहें वगैरह नहीं फैलाना चाहिए। तमाम लोग इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और इलेक्शन में जाए, हम भी जा रहे हैं। कि जो अवाम, पाकिस्तान के अवाम जो मैंडेट जिसको देंगे वो हुकूमत बनाएगा। हमने अपने तौर पर तय किया है कि अगर कोई हमें पाकिस्तान के अवाम मैंडेट दें तो जिससे पाकिस्तान के मसाइल हैं हम तमाम को साथ लेके चलेंगे। ठीक बात, ठीक बात। महमूद मौलवी साहब, आपकी पार्टी नई पार्टी है, लेकिन ये है कि इसमें शामिल लोग नए नहीं हैं। सबका एक विजन है, सबका एक नज़रिया है, सब सियासत में रहे हैं, एक लंबे अरसे से रहे हैं। कुछ का ख्याल है कि ये हुकूमत में थे और उनसे टूट के आए हैं, कुछ का ख्याल है कि इन्होंने साफ उस जमात से बगावत की है जिनसे मुल्क की एक बहुत बड़ी हसीयत को इख्तलाफ भी पैदा हो गया है। अब आप क्या महसूस करते हैं कि आपकी पार्टी का क्या आने वाले दिनों में क्या किरदार हो सकता है जिसको मुल्क की सियासत में अहमियत दी जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो आने वाले इलेक्शन है ना, इसके अंदर मैं किसी भी पार्टी को क्लियर मेजॉरिटी के साथ देख नहीं रहा हूँ। और बिल्कुल कोई भी पार्टी जो है जिसको बोलते हैं ना क्लियर मेजॉरिटी नहीं लेगी। और मुल्क जिस मसाइल में इस वक्त घिरा हुआ है, कोई भी पार्टी इसको अकेला, एक मेरे नजरिया है, निकालना मुश्किल होगा। इसलिए जो आने वाले इलेक्शन है वो एक इलेक्टेड नेशनल गवर्नमेंट टाइप की बनेगी और उसमें ज्यादातर पार्टियों का हिस्सा होगा। अलग उसकी वजह आप देखें ना, पंजाब में PMLN भी है और मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी भी है, IPP भी है, इवन PTI है। सिंध के अंदर MQM भी है, पीपल्स पार्टी है। KPK में बिल्कुल ही मुख्तलिफ है, JUIF काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जमात इस्लामी भी है, वहाँ पे भी PTI है। तो इन चीज़ों को देखते हुए एक मखलूत हुकूमत बनेगी, जो मेरा एक अंदाज़ा है। और इस वक्त ज़रूरत वक्त भी है। देखिए, इकनॉमी हमारे हालात बहुत ख़राब हैं और इस इकनॉमी को ठीक करने के लिए अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज मजीद आपस में इलेक्शन के बाद दस्ते गिरेबान होना शुरू हों और फिर वही रोडों पे आए, तो इकनॉमी जो है एकदम तबाही की तरफ जाएगी। और जब इकनॉमी तबाही की तरफ जाएगी और मुल्क किसी बहरान में आना शुरू होगा,
تو اس میں کسی کو دو رائے نہیں ہوگا کہ تھرڈ فورس ہیز ٹو کم ان، مطلب ان کا آنا ضروری ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ ملک کو اس حال میں چھوڑا نہیں جائے گا. تو بہتری تو یہ ہوگی کہ ہم سب مل کے ایک صاف اور شفاف الیکشن میں حصہ لیں، اور اس کے بعد جو بھی جیتے اس کے مینڈیٹ کو ہم ایکسپٹ کریں، چاہے وہ مل کے کریں چاہے وہ الگ الگ. یہ میرا ایک نظریہ. جی ناظرین کرام، ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ الیکشن ہونا اس ملک کے لیے بہت ضروری ہے، اور الیکشن ہونے کے ساتھ الیکشن کے نتائج کو تسلیم کرنا تمام جماعتوں کے لیے اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے اس پر ابھی گفتگو کرتے ہیں، ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جناب، ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت الیکشن ہونا بہت ضروری ہے، ملک کی سیاست کے لیے بہت ضروری ہے. تاج حیدر صاحب کہتے ہیں کہ عموماً عام طور پر ریاست اشرافیہ کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کرتی ہے، لیکن الیکشن کے نتیجے کے طور پر عوام کی قوت جو ہے اس اشرافیہ سے اپنے اختیارات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. تاج حیدر صاحب، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ الیکشن جو آ جائیں گے اس کو تسلیم کر لیا جائے گا، مختلف جماعتیں تسلیم کریں گی؟ لوگوں کا خیال جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ مل جل کر بھی حکومت بنائی جائے، یا جسے ہنگ پارلیمنٹ کہتے ہیں اس کے آنے کے امکان دکھائی دیتے ہیں. لیکن اہم بات یہ ہے کہ الیکشن ہو اور الیکشن کے بعد نتائج کو تسلیم کیا جائے. آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے ساری صورتحال میں؟ سجاد میر صاحب، یہ کام نجومیوں کا ہے، سیاسی ورکروں کا نہیں. اچھا، تو ذرا کچھ دیر کے لیے نجومی بن جائے آپ. میں ذرا تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا، اور وہ یہ ہے کہ یہ ایک دو نظریات کا ٹکراؤ ہے، بیٹل آف آئیڈیاز، جیسا کہ سید فتح حسن نے اپنی کتاب کو ٹائٹل دیا ہے. ایک یہ ہے کہ جو ریاست کے وسائل ہیں وہ براہ راست ملک سے بے روزگاری اور مہنگائی اور جہالت بیماری ختم کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں. دوسرا یہ ہے کہ ان وسائل کو دے دیا جائے اشرافیہ کے ہاتھ میں، اور امیر اور زیادہ امیر ہو جائے، اور وہاں سے کچھ جس وقت وہ ایک خاص سطح پہ پہنچیں گے تو کچھ نہ کچھ دسترخوان سے ان کے گر کے جو جنہیں کہتے ہیں کہ جو ملک کی دولت کو پیدا کر رہے ہیں ان کے حصے میں بھی آ جائے. زندہ گیر معاہدہ ہم بھی ہیں. تو اب یہ جو ہے یہ دو نظریات ہیں، اور ان دو نظریات کو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ جی ہم ہی ٹھیک ہیں باقی سب غلط ہیں. آپ نے میرا وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ جب میں کارل مارکس پہ اٹکا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور ایک مضمون کے آخر میں آپ نے خود کہا تھا کہ بھئی ہم ماؤ سے کیا بات کریں، ہم سے تو تاج حیدر نہیں سنبھل رہے. بالکل یاد ہے مجھے، ہلکا کی بحث ہے. تو اب وہاں میں چیئرمین ماؤ اور کارل مارکس سے گزرتا ہوا اب میں اقبال تک پہنچ گیا ہوں، اور آج کل زیر مطالعہ اقبال ہے، جو بھی تھوڑی بہت فہم ہے وہ حاصل کرنے کی مزید کوشش کر رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ اختلاف بہت اچھی چیز. مخزن میں اپنے مضمون میں علامہ اقبال لکھتے ہیں کہ اختلاف باعث برکت، لیکن جس وقت اس اختلاف میں ذاتی اور گروہی مفادات شامل ہو جاتے ہیں تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں. یہ 1905 میں مخزن کے اندر ان کا مضمون چھپا ہے. اب یہ کہ اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہم اس سطح تک پہنچ چکے ہیں شعور کی کہ جہاں ہم اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ اختلاف سے کہیں زیادہ اہم دوسرے کی بات سننا اور دوسرے کو ساتھ لینا اور ملک میں اتحاد پیدا کرنا ہے. تو اپنا نقطۂ نظر اپنے پاس رکھتے ہوئے، اور جب بھی ہم نے یہ کیا ہے کہ ساتھ بیٹھے ہیں، جیسے 18ویں ترمیم ہے، جیسے کہ NFC ہے، تو تمام سیاسی عناصر مل کے کسی نہ کسی نتیجے تک پہنچتے ہیں. جی بالکل ٹھیک بات. اب یہ جو ہے یہ سمجھیے کہ اس کو آپ ہمارے نقطۂ نظر کی مکمل پتہ نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے نقطۂ نظر کو ایک اچھی خاصی جگہ مل جاتی ہے جب بھی ہم دوسروں کے ساتھ بیٹھ کے اور کسی نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک بات. تو اب سفید بالوں کے ساتھ
मैं उन पे नहीं अटका हुआ हूँ जिसमें वो गुरु मंदिर की लाइब्रेरी में हल्का अरबाब ज़ौक़ में मैं आपसे दर्स लिया करता था। मैं थोड़ा सा आगे निकल गया नहीं, और पार्टी का भी अब ये ख्याल है कि नहीं, बिल्कुल दुरुस्त बात समझ आई जी। इत्तेफाक मुबारक हो मोमिनों के लिए कि ताज हैदर साहब भी जो हैं वो इकबाल तक पहुंच गए हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी। मसला ये है कि सोचने की बात ये है कि इस कौम के लिए एक नज़रिए की ज़रूरत तो है ना जी, एक आइडियोलॉजी की ज़रूरत तो भी है भी, और इस बात की ज़रूरत भी है कि ऐसे इकदाम किया जाए कि इक़्तिदार अशराफिया के हाथ में ना जाए। और ये बहस तो अमेरिका में भी चलती है कि 1% और 99% के दरमियान एक बहस छिड़ी हुई है, ये बिल्कुल चलती है। क्या इलेक्शन उस समत हमें लेके जाएंगे? और ये कहते हैं कि सब मिलकर बैठ जाएं तो कोई ना कोई नतीजा निकाल देते हैं। अगर इस नतीजे पहुंचते तो आप क्या कहते हैं इस बात में? देखिए, ये फ्रेम ऑफ माइंड की बात है। आजकल हम वर्ल्ड कप भी देख रहे हैं, उसमें भी यही बात है कि पाकिस्तानी टीम का फ्रेम ऑफ माइंड जो है डिफेंसिव है। डिफेंसिव माइंड जो है ना, वो आपकी शिकस्त से एक दर्जा पहले की चीज़ होती है, यानी आप ज़हनी तौर पर शिकस्त खोरदा हो चुके होते हैं। इसी तरह मैं समझता हूँ नेशनल डिस्कोर्स में से ना एक फिक्रा निकालना होगा अगर हमने आगे मजबूत पाकिस्तान की तरफ बढ़ना है, और वो ये कि हर छोटी छोटी चीज़ पर पाकिस्तान को बचाना छोड़ दें कि भाई फलां काम ना हो तो पाकिस्तान बचाने के लिए वो फलाना डैम ज़रूरी है या फलाना डैम नहीं ज़रूरी है, या इस तरह की बातों से आगे निकल आए। पाकिस्तान की तामीर की बात करें कि फलां काम करना ज़रूरी है कि पाकिस्तान की तामीर हो, और एक हम लीनियर डायरेक्शन में यानी सीधा रास्ते की तरफ चलें, दायरों के सफ़र से निकलें। हाँ जी, वो जो है ना हर दफ़ा हम जो एक पॉइंट ज़ीरो पे आके खड़े हो जाते हैं ना, इतनी देर मुल्क में जमहूरियत ही नहीं रही जितनी दफ़ा मुल्क में जमहूरियत की वापसी की खुशियाँ हमने मनाई हैं। तो ये जो चीज़ें हमें इसकी तरफ जो तमाम पार्टियां हैं उनको ये एक चीज़ तय करनी होगी कि हमने फॉरवर्ड मूवमेंट करनी है। सबके सामने हालात हैं, और वो जो बात की जाती है ना कि इकॉनमी अब एक ऐसी चीज़ है जिस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। सियासत का मतलब ये नहीं कि लोगों को उसके मतलब अवेयरनेस न कीजिए, सियासत का मतलब ये कि उसको एक पावर पॉलिटिक्स के लिए निगोशिएटिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दें, वो ना करें। कुछ चीज़ों को आप तय कर लें कि आप आए, मैं आऊँ, जैद आए, बकर आए, हमने ये काम करने हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ये काम करने हैं, हमने फॉरेन जो हमारे लेंडर्स हैं उनके साथ ये काम करना है, टैक्स के लिए ये काम करना है, मीशत के रिवाइवल के लिए ये काम करना है। वो कोई आए उसमें सब लोग जो है वो यकसू होकर और एक साथ मिलकर वो काम करें, तब ये बात आगे बढ़ेगी। और इलेक्शन का मसला हमारे यहाँ ये है कि इलेक्शन बिलाशुबा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इंटरनल डायनामिक्स को ठीक करने का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे यहाँ हर इलेक्शन में धांधली का शोर मचता है, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि जो पार्टी जीतती है वो भी उस शोर में शामिल होती है। यानी ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि वो भी कहती है कि हमारे साथ धांधली हो गई, वरना तो हम शायद 300 में से 450 में से 450 सीटें जीत जाते। अब ये जो मामला है इससे पूरा जो सिस्टम है वो दरम बरम हो जाता है। वो तो पार्टी अपने लिए वो बना लेती है, लेकिन जो शिकस्त जिनको ही होती है उनका पॉइंट ऑफ व्यू मजबूत हो जाता है आवाम की नज़र में कि वाकई शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ हुई है। तो ये दो चीज़ें मैं करना होंगी, एक तो अपनी जो डिस्कोर्स है उसमें से ये शिकस्त वाली जो बातें हैं ना कि पाकिस्तान बच नहीं रहा या पाकिस्तान को बचाने के लिए ज़रूरी है, ये एकदम छलांग लगाए 1971 पे पहुंच गए, ये इन चीज़ों को निकालना पड़ेगा। सियासतदान लीडर होते हैं, लीडर का काम कौम को आगे की राह दिखाना होता है, उनकी कुव्वत बनानी पड़ेगी और सीधी। और ये ठीक कहते हैं मिलजुल के बैठे तो हर रास्ता निकल सकता है। जी गौसम न्याय साहब क्या कहेंगे आपको कि इलेक्शन के से आप भी कुछ होपफुल हैं कि रास्ता निकल आएगा? ताज हैदर साहब कहते हैं मिलजुल के बैठ जाएं तो रास्ता निकल आता है, ये कहते हैं कि नेगेटिव थिंकिंग छोड़ दें कि पाकिस्तान को खतरा है, बल्कि ये सोचें कि पाकिस्तान की बेहतरी किसमें है, रास्ता निकल आएगा। आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, मिलजुल के बैठना चाहिए। मैंने पहले भी अर्ज किया है कि अगर पाकिस्तान के अवाम हमें मैंडेट देते हैं, इसके बावजूद जिस तरह हमारा मुल्क जिन हालात में है, तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम दिफाई इदारों को एक पेज पे बैठना होगा, एक टेबल पे बैठना होगा और फिर एक रोड मैप तय करना होगा। उसके मुताबिक चलेंगे तो तब कहीं जाके हमारा मुल्क जो है आगे चल सकेगा। हमारे पड़ोस में मतलब जो है वो G20 की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हालांकि आज से 20-25 साल पहले ज़र मुबादला के ज़खायर 1999 या 2000 में इंडिया के 1 अरब या 2 अरब डॉलर थे, यानी कि वो 20 साल में कहाँ पहुंच गया और हम 20 साल में कहाँ चले गए। हमने तो रिवर्स के लगाए। एक मौके पे हमें इंडिया को
अपनी बिजली जो एक्सपोर्ट करने के लिए दावा दे रहे थे, और आज ये है कि मतलब हम अपनी डिमांड नहीं पूरी कर पा रहे हैं, उतनी महंगी हो गई है कि मतलब आम लोग के अफोर्ड से भी जो है वो नॉन अफोर्डेबल हो गई है। तो जिस पर सारे मुल्क के मसाइल हैं, इसके लिए हमें इकट्ठा बैठना होगा। हमारे कोई अना नहीं है। और देखो हमने जो 2022 में इक़्तिदार लिया, मशहूर हम थे, मेन तो पीपल्स पार्टी थी, हम थे, और जो थी और बाकी छोटी पार्टी थी। उस वक्त भी हमारा यही था कि हमने रियासत बचाई थी, कुछ सियासत नहीं बचाई थी। हमें पता था कि हमें बड़ा सियासी नुकसान होगा, नुकसान हुआ उसका, और खासतौर पर मुस्लिम लीग को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। लेकिन फिर भी जहाँ रियासत का नाम आता है वहाँ सियासी पार्टियां, जो बिचौर सियासी पार्टी होते हैं, अपना सियासी मफाद छोड़ देती हैं, रियासत बचाती हैं। तो अब भी हम इंशाल्लाह रियासत बचाने की कोशिश करेंगे, कोई ईगो अदा नहीं होगी, और तमाम लोगों को साथ लेके चलेंगे। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि पीपल्स पार्टी और किसी और पार्टी को कोई मैंडेट मिलता है तो उसका भी फर्ज है कि वो भी तमाम को साथ लेके बैठे, साथ लेके चलना पड़ेगा। सीधी बात है। महमूद मौलवी साहब, आपकी पार्टी बहुत मजबूती के साथ इकट्ठी भी हो रही है, इजलास भी कर रही है, जहानिया में किया, आप दूसरा कर रही है, बड़े शहर में भी आएगी, बहुत से लोग इसमें शामिल भी हो रहे हैं। लेकिन रास्ता आप भी कहते हैं कि हंग पार्लियामेंट टाइप की चीज़ आएगी, जिसे नेशनल गवर्नमेंट के तौर पर इकट्ठा होना पड़ेगा। दूसरे लफ्जों में मिलजुल कर बैठ कर ही हम अगले का रास्ता तलाश कर सकते हैं। तो क्या लाया अमल तैयार करते हैं कि तमाम जमातें इकट्ठी होकर आगे चल सकें, एक दूसरे पर इल्जाम तलाशी न करें इलेक्शन के बाद? देखिए, इसमें तो ये है कि पहले तो इलेक्शंस जो है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाए, उसके बाद जो है सब लोग बैठ जाएं कि देखिए जो भी जीते उसके मैंडेट देखिए ना हम एक्सेप्ट करें। बदकिस्मती ये होती है, जैसे अभी मेरे भाई ने सही कहा, होता ये है कि इलेक्शन के फौरी बाद हम इल्जाम तराशियां शुरू कर देते हैं कि जी मैं इतने हम तो जीत रहे थे ये, और इल्जाम तराशियों के अलावा हम आ जाते हैं बदकिस्मती से रोडों पे। और रोड पे आना, या देखें असेंबलीज के अंदर बैठ के गुफ्तगू की जाए, बहस की जाए, वो जो है बहुत हेल्दी है। मगर अगर हम सड़कों पे आके जो है ये सोचें कि पावर सड़कों से मिलेगा तो वो मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। और इस वक्त जिस नहज पे हमारा मुल्क पहुंचा हुआ है, हम मजीद ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि सड़कों पे आके अनस्टेबिलिटी को मजीद क्रिएट करें। देखिए इंटरनेशनल जो है डोनर्स भी हमें देख रहे हैं, और लोकल अवाम बहुत मुश्किल में है। देखिए हम बैठ के टीवी पे बड़े आसानी से बात करते हैं कि महंगाई हो गई, हम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि गरीब अवाम इस वक्त किस मुश्किल में है। आप बिजली के बिलों को देख लें, खुराक तो फिर भी मैं कहूँगा थोड़ा बहुत असर आया है, टीएम गवर्नमेंट ने कम किया है, मगर बाकी चीजों को देख ले अनअफोर्डेबल हो गया। और जो सैलरी स्ट्रक्चर है लोगों का, उसके अंदर तो देखें मतलब जीना मुश्किल कर दिया। तो इन चीजों को बैठ के हमें सबको मिल के सॉल्व करना है। जैसे हमने मीसाक जमहूरियत बनाया, मैं तो कहूँगा एक मीसाक मईशत भी होनी चाहिए कि देखें जो भी इन्वेस्टर आए उसको भी सेफ गार्ड किया जाए, प्लस पब्लिक को सेफ गार्ड किया जाए, हुकूमत को ऐसे चीजों पे दस्तखत ना किया जाए इंटरनेशनल चीजों पे जिसमें बाद में हम जो है एक दूसरे पे इल्जाम भी इत्तेफाक राय कर लें सब। अगर इलेक्शन के बाद सब मिलजुल कर कुछ चीज़ों पर इत्तेफाक राय कर लें और कुछ चीज़ों को लेजिस्लेट भी कर लें, कानून साजी कर लें, एग्री कर लें, मईशत पे कर लें, टेररिज्म के खिलाफ कोई एक पॉलिसी बना लें। हम हर 4 साल के बाद कहते हैं हाउस इन ऑर्डर करना है, हाउस इन ऑर्डर करना है, हाउस इन ऑर्डर करना है। पहली पॉलिसी गलत थी, अब ठीक करनी है। एक बार पॉलिसी बना लेना है, कंसिस्टेंट पॉलिसी, हमने किस तरह चलना है, किस तरफ जाना है, दहशत गर्दी से कैसे निपटना है, क्यों पैदा होती है, क्यों कर पैदा नहीं होती, इसको कैसे कंट्रोल करना है, इस पर सारी गुफ्तगू करते हैं कि इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन से हमें किस किस तरह से उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए। एक वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। जी नाज़रीन किराम, हम इस बात की कोशिश करें कि आइंदा इलेक्शन को किस तरह मुफीद बना सकते हैं। यानी कि हम तो कहते हैं कि फेयर इलेक्शन हो जाए, शफाफ इलेक्शन हो जाए। कैसे हो सकते हैं, किससे कहें? निगरान हुकूमत से कहें, इलेक्शन कमीशन से कहें, आपस में सियासी पार्टियां कोई एग्रीमेंट कर लें और किसी प्लेयर को बुला लें कि आओ निगरानी करो, क्या करें?
ताज हैदर साहब कोई नज़र आता है, अब हम थ्योरेटिकल बातें तो करेंगे, करनी चाहिए हमें, लेकिन प्रैक्टिकली क्या नज़र आता है कि कैसे ये इलेक्शन पे शफाफ और साफ हो सकते हैं? कोई नज़र आता है रास्ता आपको? नहीं, ये आप देख लीजिए कि हम एक महज़ब सियासी कल्चर के मुतलाक़ी हैं, और बहुत सी दूसरी जो बड़ी पार्टियां हैं वो भी इस चीज को, की अहमियत को समझती हैं, और वो और इसलिए पहली चीज ये है कि हम खुद एहतियात अपने ऊपर नाफिज करें, जो हम दूसरों से चाहते हैं और वो हम पहले खुद करें। ठीक है, और अपने पर नाफिज करें कि एक तवील अरसे से हमने ये जो एक इखलाकी बुनियाद होनी चाहिए सियासत की, हमने कोशिश की है कि हम उसके साथ रहें। अच्छा, अब ये कि वक्त खुद आता है, और वक्त के तकाजों पे अगर हम पूरा नहीं उतरते तो फिर हमारा मुकद्दर फना है। तो वक्त के तकाजों पर पूरा उतरना जो है वो बहुत जरूरी है, और इसलिए आप जो भी अपना माशी प्रोग्राम या सियासी प्रोग्राम बना रहे हैं तो वो बदलते हुए वक्त के साथ और नए वक्त के तकाजों के नए तकाजों के साथ हम होना चाहिए। और मैं आज भी जो नोट्स बना रहा था उसमें साफी नामे से अशार आ रहे थे, पुरानी सियासत गरी ख्वार है, सियासत गिरी खार है, ज़मीर और मीर सुल्तान से बेजार है, गया तमाशा दिखाकर मदारी गया। मैं उस शेर तक पहुंचा कि खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। ठीक बात। तो अब ये एक नई नौजवान क़यादत, एक नई नौजवान नस्ल, ये इसको अगर ये एहसास है कि हाँ बदलते हुए वक्त के तकाजे क्या है, तो वक्त तामीर भी करता है, वक्त तख्तीब भी करता है। वक्त को बुरा ना कहें, हमारा जो भी प्रोग्राम हो वो वक्त के तकाजों के ठीक बात ठीक जी। डॉक्टर साहब, क्या ये हदीस शरीफ है, मैं आपसे क्या अर्ज करूँ जो हाँ जी, सुनाए। वो वही है कि वक्त को बुरा ना कहो। हाँ। वक्त जो है वो दोनों चीजें, वक्त खुदा की मर्जी है, वो दोनों चीजें करता है। देखिए सर, इसमें बात यह है कि जैसे सेनेटर ताज हैदर साहब ने फरमाया कि लेजिटिमेसी, जिसे वो अखलाकी एक पॉइंट कह रहे हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर लेजिटिमेसी नहीं होगी तो फिर आपको हुकूमत करने के लिए डंडे की मदद की ज़रूरत पड़ेगी, और वो फिर आपको सेम पेज कहना पड़ेगा और कुछ ऐसा कर, और जिस दिन वो अलग होगा आपकी वो सब कुछ जो है बिखर जाएगा आपकी हुकूमत। इस वक्त ये ज़रूरी है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं उनको दुरुस्त रखा जाए, फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात की जाए, इलेक्शन कमीशन को मजबूत बनाया जाए और उस पर भरोसा भी किया जाए, और इलेक्शन कमीशन भी अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करे, और इसके आसार पहले से नुमायाँ होना शुरू हो जाते हैं। और आप बेशक भले बाहर के मुबसरीन को भी कहें कि आगे देखें और इन चीज़ों को जो है हमें गाइड करें कि कैसे इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। लेकिन असल जो कहानी शुरू होगी वो इलेक्शन के नताइज के अगले दिन है, अगले दिन शुरू कि वो उस दिन हम बहैसियत कौम, बहैसियत सियासतदान, बहैसियत लीडर कितनी मैच्योरिटी का मुजाहरा करते हैं और किस तरह हम नताइज को कौम की तकदीर बदलने के लिए या उसको ख़राब करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, एक पार्टी के लिए पसंदीदा नहीं था लेकिन उन्होंने तस्लीम कर लिया। ये ऐसे ही होता है, क्योंकि जब मुल्क को आपने आगे लेके चलना होता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ती है, लेकिन कुर्बानी मीर साहब असूलों की नहीं होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप पावर लेने के लिए या अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए उस पे असूलों पे समझौता कर लें, अक़दार की सियासत कहें और फिर उस पर पूरे ना उतरें, वो पूरी करें। और जब आप ये करेंगे ऑटोमेटिकली, देखिए इस वक्त सबको ये पता है कि हम मिलजुल के हुकूमत हम चला सकते हैं और हम कर सकते हैं, तो मुल्क निकलेगा मसाइल से बाहर। लेकिन उसके लिए एक बुनियाद जो है वो मजबूत होनी चाहिए, वो कोई ज़ाती या ग्रोही मुफाद या वक्ती मुफाद नहीं होना चाहिए, उस पर एक लॉन्ग टर्म जो इश्यूज़ के लेवल पे एक सेटलमेंट मौजूद होनी चाहिए, और वो महज मिनिस्ट्रियों की तकसीम और आपस में वसाइल की तकसीम तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। ठीक बात जी। नियाज़ी साहब, क्या कहेंगे आप कि हमें क्या करना चाहिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए? फ्री इलेक्शन के लिए हमें तो ज़ाहिर है जिन्होंने इलेक्शन कराने हैं उनको करना चाहिए। ठीक है। हम हमारी ये जिम्मेदारी है कि वर्कर सियासी पार्टी के मुल्क में सियासी तनाव का माहौल नहीं होना चाहिए।
ہم جو ہے ود ان دی لمٹس جو ہے سیاسی اختلافات ضرور کریں، ذاتی اختلافات نہ کریں، کسی کی ذات پہ نہ کیچڑ اچھالیں. یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنا سیاسی نظریے کو آگے عوام تک پہنچائیں. عوام جس کو ایکسیپٹ کریں اس کو ووٹ دیں گے، جس کو نہیں کریں گے اس کو ووٹ نہیں دیں گے. تو یہ ذمہ داری جو ہے تمام سیاسی پارٹی کو نبھانی چاہیے. لیکن میں دیکھتا ہوں کہ بدقسمتی ایک دو پارٹیاں ایسی ہیں، خاص طور پر ہماری سب سے بڑی مخالف پارٹی ہے PTI، وہ کسی قانون ضابطے کے ساتھ نہیں آتے، اور وہ جس طرح کی وہ کیچڑ اچھالتے ہیں اور جس طرح سوشل میڈیا چلاتے ہیں اور جس پر چھوٹی چھوٹی بات پر چڑھ دوڑتے ہیں، وہ بھی ایک آپ کے سامنے ہے. تو اس ماحول میں یہ خیال میں اپنے لیے مشکل پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. جی محمود مولوی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ جی نہیں بالکل، میں دیکھیں ابھی جو تاجدار حیدر صاحب نے جو بات کی، اوبیسلی بڑے سیزنڈ آئی وڈ سے پولیٹیشین ہے اور بہت سمجھداری کی بات کی ہے انہوں نے. بدقسمتی صرف یہ نا کہ ہم جو ہے پریکٹیکلی آنا نہیں چاہتے. دیکھیں عوام کے ساتھ ساتھ میں سیاستدانوں سے بھی کہوں گا کہ دیکھیں ہم سب میچورڈ لوگ ہیں، کم از کم میں تو اس عمر کے اس حصے میں آ گیا ہوں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہم نتائجوں کو ایکسیپٹ کرنا سیکھیں. ہم ڈیفیٹ ایکسیپٹ، دیکھیں عمران خان صاحب نے یہ جو ملک کو تباہی 2 سال چلا گیا پیچھے اور اکنامی انسٹیبلٹی ہے، اس کی وجہ کیا تھی؟ دیکھیں ان کو چیک میٹ ہوا، اسمبلی سے ہم کو واک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم جا کے اپوزیشن میں بیٹھ جاتے کیونکہ MQM پل آؤٹ ہو گئی تھی. یہ اب اس کے بعد ہوا کہ ہم سڑکوں پہ آ گئے. سڑکوں پہ آنے کے نتائج میں ہم 2 سال تک یہی انسٹیبلٹی کریٹ کرتے رہے اور اس کی وجہ سے اکنامی کو بڑا دھچکا پڑا ہے. اب مزید جب الیکشن ہو جائیں، جو بھی پارٹی جیتے اگر وہ اسی ٹرینڈ پہ چلے گی کہ جی روڈوں پہ اور ہم نہیں مانتے، تو آپ خود دیکھیں کہ یہ ملک پھر کہاں جائے گا. ٹھیک بات، میچورٹی آنا بہت ضروری ہے. میں نہیں مانوں کہ سیاست نہیں چلے گی. جی بالکل ٹھیک بات ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم کسی کنکلوژن کے آخری میسج سب سے میں لینے کی کوشش کروں گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا ہو رہا ہے اور کیا توقع رکھنی چاہیے. ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین کرام، ہم بات کو کنکلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے. وقت کم ہوتا ہے آخری سیگمنٹ میں ہمارے پاس، عام طور پر آج بھی کم ہے. تاج حیدر صاحب، میں آپ سے یہ تو نہیں کہوں گا کوئی پیغام دیجئے، میں یہ کہوں گا کہ کنکلوڈ کیا کریں گے اس ساری گفتگو کو جو ہم نے کی ہے. بہت سے پہلو ہم نے ڈسکس کیے ہیں، آپ کنکلوڈ کیا کریں گے؟ سجاد میر بھائی، سیدھی سی بات ہے، اگر جنت سے نکالا جانا باعث رسوائی نہیں ہے بلکہ قصص کے دروازے توڑ کے سیر گلستان کرنا ہے، اور وہ رہے آسماں نوردن بسارا راز کردن، تو پھر ممکنات کی دنیا کی سرحدیں کوئی نہیں ہیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، منزل آسمانوں میں ہے. پوری شاعری کر دی آپ. یہ آپ اس فلسفہ خود ہی کہہ لیں کہ اپنی صلاحیتوں کو عروج تک پہنچانا اور اپنے اوپر اعتماد رکھنا یہ بڑی چیز ہے. یہ روح جب بیدار ہوگی تو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جی ڈاکٹر صاحب اپنی منزل آسمانوں. یہ بالکل اس وقت میر صاحب جو ہم بلڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں وہ الیکشن سے وابستہ امیدیں ہیں. بس یہ درخواست رہے گی سب سے، خاص طور پر ارباب بست و کشاد سے، کہ وہ پھر یہ داغ اجالا والا جو معاملہ ہے وہ نہ ہو، بلکہ ایک ایسی نئی سحر طلوع ہو جس کے بعد پھر ہم زیادہ سٹیبلٹی اور زیادہ بہتر ہم آہنگی کی طرف چلیں. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس بحثیت قوم بھی وقت بہت زیادہ نہیں ہے اور ہونے کے لیے. اگر ہم اس کو وقت کو جانے دیں گے تو شاید پھر وہ سائیکل بہت عرصے بعد آئے گا، اور اس وقت کون کہاں ہوگا کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے جی. نیاز صاحب آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کا لاسٹ ورڈز کیا ہیں؟ باٹم لائن کہہ لیجئے گا. اس وقت تمام سیاسی پارٹیاں جو الیکشن کا مطالبہ کر رہی ہیں اور وقت الیکشن کا، اس پر الیکشن ہونے چاہیے اور ایک اچھے ماحول میں ہونا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ ایسا ماحول پیدا کرے کہ کسی سیاسی پارٹی کو کوئی اختلاف نہ ہو، تاکہ اس کے جو رزلٹ ہیں وہ تسلیمی کیے جائیں. اور سیاسی پارٹیوں کو بھی دل بڑا کرنا چاہیے. پاکستان کے عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کو ایکسپٹ کریں، سب کو تسلیم کرنا چاہیے، سب کو تسلیم کرنا چاہیے. ٹھیک بات. جی محمود مولوی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ باٹم لائن کیا ہے؟ لاسٹ ورڈ.
लास्ट वर्ड यही है कि देखें जी, अगर हमें मिल के रिजल्ट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो इंटरवेंशन वुड बी डेफिनेटली देयर। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। नाज़रीन किराम, सारी गुफ्तगू ये है, खुलासा इसका ये है कि तमाम लोगों की उम्मीदें इंतखाबात से हैं। जो समझते हैं कि इंतखाबात के बाद भी हालात ख़राब हो सकते हैं, उन्हें इस बात की कोशिश करना चाहिए कि इंतखाबात को तमाम सियासी पार्टियां तस्लीम करें। ताज हैदर साहब ने एक बात की थी जिस पर सब ने एग्री किया, हमारे डॉक्टर आसम अल्लाह बख्श साहब ने भी उसकी तारीफ की, दूसरे लोगों ने भी, गौस मोहम्मद नियाज़ साहब ने भी और महमूद बौली साहब ने भी, कि सियासतदान जब इकट्ठे होते हैं, बैठते हैं, तो किसी नतीजे पर पहुंच जाते हैं, कोई कंसेंसस हो ही जाता है। हम यकीनन, और सियासतदान जब कोई कार्रवाई करते हैं तो तशद्दुद और दहशत गर्दी भी ख़त्म हो जाती है। जो जो कार्रवाइयाँ उन्होंने की है उसके नतीजे में दहशत गर्दी ख़त्म हुई है, उन्हीं के नतीजे में सियासी जमातों के ज़माने में ये काम हुए हैं। तो हमें उम्मीद रखनी चाहिए, तवक्को रखनी चाहिए कि इंतखाबात के बाद एक अच्छा माहौल पैदा होगा और सियासतदान एक ऐसे रवैये को इख्तियार करेंगे जो जमहूरी रवैया होगा, इंतखाबात को तस्लीम भी करेंगे, और अगर उनको नताइज तस्लीम ना भी होंगे तो वो आइंदा इंतखाबात की तैयारी करेंगे कि यही जमहूरी अमल की शान हुआ करती है, और यकीनी इस तरीके के साथ हम सही मंजिल की तरफ बढ़ सकेंगे। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।